अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तज़ीम और आप देख रहे हैं तज़ीम हंस यूट्यूब चैनल। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आई तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे चचा के बेटे यूसुफ की शादी का दावतनामा आया है, तुम अपनी तैयारी कर लो, बुध को जाना है। मुझे शादियों में जाना पसंद नहीं था, लेकिन जिसकी शादी थी उनके वालिद की अब्बू के साथ कुछ नाराज़गी चल रही थी। जब वो अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर आए और वालिद से कहा, मैं पिछली रंजिशें भुला देना चाहता हूँ, इसलिए दावतनामा खुद लेकर आया हूँ। तभी वालिद साहब ने उनको गले से लगा लिया और उनकी खुशी में शरीक होने का वादा भी कर लिया। अब नाराज़गी की वजह भी बताती चलती हूँ कि चाचा हमज़ा, जो मेरे वालिद के फूफीज़ाद थे, अपने साहबजादे यूसुफ के लिए मेरा रिश्ता मांग रहे थे। अम्मी ने कह दिया, अभी फरियाल पड़ रही है, हमें अपनी बेटी की शादी की इस कदर जल्दी नहीं है, ये कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर लेगी तब रिश्ते के बारे में सोचेंगे। अम्मी का जवाब यूसुफ की वालदा को नागवार गुजरा तो उन्होंने बेटे की बात आनन फानन कहीं और कर दी। हालांकि लड़का इस जल्दबाजी पर राजी नहीं था, वो मुझसे ही शादी करना चाहता था। दरअसल यूसुफ ने मुझे किसी तकरीब में देखकर पसंद कर लिया था। उन्होंने अपने वालिदैन को हमारे घर रिश्ते का पैगाम देकर भेजा था। यूं भी मैं अपने रिश्तेदारों के घर आती जाती नहीं थी, तभी अक्सर कज़नों का मुझसे आमना सामना नहीं हुआ था। चाचा हमज़ा से करीबी रिश्ता होने के सबब से वालिद साहब भी रंजिश को भुला देना चाहते थे, क्योंकि ज़िंदगी भर के संजोग तो किस्मत से होते हैं, फिर पहले से मौजूद रिश्तों में कता रहमी क्यों। अब्बू ने अम्मी को समझाया कि हम सब को उनके घर की खुशी में जाना चाहिए, दोनों लड़कियों को भी लिए चलते हैं, वरना हमज़ा भाई महसूस करेंगे। हम शादी पर जाने को तैयार हो गए। हम दोनों बहनें पहली बार उनके घर जा रही थीं। चूँकि बारात पिंडी से सियालकोट जानी थी, लिहाजा तेल मेहंदी की रस्म से 2-4 रोज़ पहले ही हम चाचा हमज़ा के घर चले गए। अब हमें वलीमे तक वहीं रहना था। तेल मेहंदी वाले दिन रस्म करके हम जब फारिग हुए तो सब सोने की तैयारी करने लगे। हम लड़कियों को नींद नहीं आ रही थी। दूसरे शहर बारात जाने की वजह से घर में मेहमान ज़्यादा थे, उनमें कुछ दुल्हन की तरफ के लोग भी थे, लिहाजा रात में जिसको जहाँ जगह मिली पड़कर सो गए। किसी को अच्छा बिस्तर मिला, किसी को हल्का, किसी के हिस्से में पलंग तो किसी को फर्श पर बिछौना डालकर सोना पड़ा। फर्श पर सोने वालों में हम 4 सहेलियां भी शामिल थीं, जो आपस में कज़नें थीं। सर्दियों के दिन थे, फर्श पर गद्दे और कंबल या रज़ाई की ज़रूरत थी, मगर बदकिस्मती से हम लड़कियों को एक मोटी दरी मिल गई। नींद कहाँ आनी थी, जहाँ 3-4 लड़कियाँ इकट्ठी हो जाएं, बातें शुरू हो जाती हैं। अचानक चाची की आंख खुल गई। उन्होंने कहा, अरे लड़कियों, तुम लोग अभी तक जाग रही हो। हम उनके टोकने पर सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद अनम और निम्रा को नींद आने लगी। मेरी बहन को भी कंबल का एक किनारा नसीब हो गया तो वो तो सो गई, मगर मैं तकरीबन कंबल से बाहर थी। सर्दी ज़्यादा हो गई थी, ठंड इतनी थी कि जिस दरी पर हम सोए थे उसमें से भी फर्श की ठंडक जिस्म के आर पार हो रही थी। मेरी टांगों पर कंबल का सिर्फ एक कोना धरा था, बाकी बदन बाहर था। भला ऐसे में कोई कैसे सो सकता है, जबकि फर्श के नीचे से भी ठंडक हड्डियों के आर पार हो रही थी। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। किसको जगाती? अजनबी घर, अजनबी लोग। जाहिर है जब ऐसे रिश्तेदारों के घर जाना हो जहां मेहमान ज़्यादा हों तो अजनबियत तो महसूस होती ही है। अब सर्दी से बचने की एक ही सूरत थी कि मैं सहन में पड़ी हुई बिस्तरों वाली पेटी से कोई कंबल या गर्म शाल निकाल कर ले लूं, क्योंकि चाची जान ने सोने से कबल कहा था कि अगर ओढ़ने बिछोने का कुछ चाहिए हो तो सहन में रखी पेटी से निकाल लेना।
اس میں کمبل پڑے ہوئے ہیں۔ ہمت کر کے صحن میں نکل گئی، مگر یہاں ہر طرف اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ شاید بجلی چلی گئی تھی۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ اندھیرے کی وجہ سے باہر جانے کو ہمت نہ ہو پا رہی تھی۔ اللہ کا نام لے کر چند قدم آگے بڑھی اور پیٹی تک پہنچ گئی۔ ایک کالی بلی جو شاید پیٹی پر بیٹھی تھی کود کر میرے پاؤں میں آ گری، اور پھر یہ جا وہ جا، اف میرے خدا، میری روح کانپ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بھوت کا بچہ جو شرارت کے انداز میں مجھ پر کودا تھا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں تاروں کی مدھم روشنی کو راہ بنا کر اسی کمرے کی طرف لپکی جہاں سے میں نکلی تھی۔ جب کمرے میں پہنچی تب بھی پتہ نہ چلا کہ میں اس کمرے کی بجائے ساتھ والے کمرے پر آ چکی ہوں۔ کمرے میں بیٹری سے چلنے والی ایمرجنسی لائٹ آن تھی۔ بے دھڑک اسی کمرے میں چلی گئی۔ اندر قدم رکھا تو احساس ہوا کہ کسی اور کمرے میں آ گئی ہوں۔ سوری، غلطی سے کمرے میں آ گئی، یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹی۔ پیچھے سے آواز آئی، سنو فریال۔ اس خوبصورت نوجوان نے جب میرا نام پکارا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے پوچھا، آپ میرا نام جانتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن شاید تم مجھے نہیں پہچانتی۔ میں یوسف ہوں، تمہارا وہی کزن جس کی شادی میں تم آئی ہو۔ تم کو اس وقت کیا چاہیے؟ میں نے کہا، وہ جی سردی بہت ہے نا، ٹھنڈ سے نیند نہیں آ رہی، کمبل چاہیے تھا۔ اچھا ایسا کرو، تم یہاں میرے کمرے میں سو جاؤ، میں کہیں اور جا کر سو جاتا ہوں۔ ارے آدھی رات کو آپ کہاں جائیں گے؟ میری فکر نہ کرو، اوپر مردانہ میں بہت جگہ ہے، ابھی لائٹ آ جائے گی تو ہیٹر چلا لوں گا۔ ابھی میں کچھ جواب نہ دے پائی تھی کہ وہ باہر جانے کو پیروں میں چپل ڈالنے لگا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی اور خود باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، دلہا صاحب آپ تکلیف نہ کریں۔ لو، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ تم تو اس گھر میں ہماری مہمان ہو اور مہمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، ارے آپ اپنے کمرے میں سوئیے، بس مجھے اوڑھنے کو کوئی گرم شال وغیرہ دے دو۔ مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا کہ آپ میرے پلنگ پر میرے کمبل میں سو جائیے، میں اوپر جا رہا ہوں۔ شادی والے گھر میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اب میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس کے بستر پر سو جاؤں۔ میں یوسف کی اس مہربانی پر حیران کمبل میں گھس گئی، کیونکہ مجھے نیند اور سردی نے اب تقریباً حواس بساختہ کر دیا تھا۔ ابھی مجھے بستر میں لیٹے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ پھر آ گیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا، اس نے ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ وہ بولا، معاف کرنا کزن، جب میری آنکھ کھل جائے تو دوبارہ آسانی سے نیند نہیں آتی۔ تم ایسا کرو، تکیے کے پاس میرا موبائل پڑا ہوا ہے، مجھے وہ اٹھا کر دے دو۔ بس اب دوبارہ تم کو تنگ نہیں کروں گا، تم آرام سے سو جانا۔ چاہو تو کمرے کو اندر سے بند کر لو۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دروازہ باہر سے بند کرنے کی آواز آئی۔ کسی نے دروازے کو کنڈی لگا کر ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ہم دونوں ہکے بکے رہ گئے اور یہ بات سمجھ نہ پا رہے تھے کہ کس نے اور کیوں دروازہ بند کیا۔ اسی وقت بجلی بھی آ گئی، صحن روشن ہو گیا۔ پھر جس نے ہمیں بند کیا تھا اس نے شور مچا دیا۔ میرا آدھی رات کو دلہا کے کمرے میں جانا محض اتفاق ہی تھا، مگر باہر جس نے دیکھا تھا اس نے کچھ اور ہی سمجھا۔ اس کے ذہن نے کوئی ایسی کہانی گھڑی تھی جس کا سدباب ممکن نہ تھا، اور واقعہ ہی ایسا تھا۔ بارات میں آئی ہوئی دلہن کی ستیلی خالہ نے مجھے صحن میں آتے اور پھر یوسف کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ معلوم نہیں کہ وہ پہلے سے صحن میں تھی یا واش روم گئی ہوئی تھی یا میرے تعاقب میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دراصل دلہن کی یہ خالہ اپنی بھانجی کے اس رشتے پر خوش نہیں تھی۔
बल्कि वो उस लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती थी। उस खतून ने 2-4 औरतों को इकट्ठा करके वहां पर ऐसा शोर डाला कि अम्मी अब्बू किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जो औरतें बाहर खड़ी थीं, उन्होंने खुद कुंडी खोली और अंदर आ गईं। मैं तो अभी तक यूसुफ के बिस्तर पर कंबल ओढ़े पड़ी थी और वो दरवाजे के पास हैरानो परेशान खड़ा था। बस इतना ही औरतों ने देखा था, मगर मेरी तो ये हालत थी कि काटो तो लहू, नहीं तो बदन में। मैं बिल्कुल बेगुनाह थी और इतनी बड़ी तोहमत मेहमानों से भरे शादी वाले घर में मुझ पर लगा दी गई थी। इधर हर एक और सबसे ज्यादा तो उसके माँ बाप ही उस पर लान तान कर रहे थे। पहले तो उसने बताने की कोशिश की कि ऐसा बस अतफाकिया हुआ है। जब कोई भी उसकी बात मानने को बल्कि सुनने को तैयार ना हुआ तो वो बेबस हो गया। उसे अपने से ज्यादा मेरा गम था कि मैं उसकी बेवकूफ़ी या हमदर्दी की भेंट चढ़ी और बेमौत मारी गई। जब हालात सुतेली खाला ने और बिगाड़ने की कोशिश की तो गुस्से में आकर यूसुफ ने ऐलान कर दिया कि ठीक है, जो तुम लोग समझ रहे हो वैसा ही सही। अब ये शादी नहीं होगी, और अगर मेरी शादी होगी तो फरियाल से ही होगी। इस लड़की को बेकसूर खाला ने बदनाम करने की कोशिश की है। हालांकि दरवाज़ा तो खुला था, जबकि कुंडी भी उन्होंने लगाई और दरवाज़ा भी उन्होंने ही खोला था। यूसुफ ने कहा कि जब खाला ऐसी है तो ख़ानदान के और लोग कैसे होंगे। अगर असल बात भी होती तो शरीफ लोग इस तरह बाजार नहीं लगाते जैसा उन्होंने किया है। हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने दिया। अम्मी अबू ने मुझसे पूछा, लेकिन उस वक्त मेरे औसान ऐसे ख़ता थे कि ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था, बस रोए जाती थी। मैं कैसे उनको बताती कि मैं तो बस कंबल लेने गई थी। ये बदनामी मेरी किस्मत में लिखी थी जो मुझे मिल गई। मेरी गलती बस ये थी कि जब सर्दी लगी तो घर की किसी औरत या लड़की को जगाने की बजाय खुद कंबल लेने चली गई। मुझे क्या खबर थी कि बिजली चली जाएगी, क्या खबर थी कि सहन में भी अंधेरा होगा। बिस्तरों वाली पेटी तो सहन में सामने ही नज़र आ रही थी जो बरामदे में रखी गई थी। सोचा कि इसको खोलकर रज़ाई या गद्दा वगैरह जो पड़ा होगा उठा लूँगी। उस वक़्त किसी को क्या जगाना, सभी तो थके हुए थे, गहरी नींद में सो रहे थे। खबर न थी कि एक औरत दुल्हन की खाला मेरी बदनामी करने के लिए जाग रही है। खाला भी वो जिसका जहन शैतानी और इस कदर तेज़ था कि अंधेरे में भी देख सकती थी। वो तो समझी होगी कि दूल्हा को बदनाम कर रही है। मुझे भला वो क्या जानती थी, मगर मेरी किस्मत 2 कौड़ी की कर देने वाली ये ना समझ सकी कि इज़्ज़त देने वाला भी वही मेरा खालिक है जो ज़िल्लत देने वाला है। उसकी ज़ात सबसे बड़ी और हर शय का वही आलिम है। उसका अंजाम ये हुआ कि यूसुफ की बारात सियालकोट ना गई और चाचा जान ने अबू से सलाह मशवरा करके मेरी बिगड़ी तकदीर को इस कदर बना दिया कि मुझ पर अफसोस करने वाले, हंसने वाले सबके मुंह बंद कर दिए। हर बुरी शय का भी एक अंजाम होता है, हर बुरी शय का भी एक अंजाम होता है, जैसे हर अच्छे अमल का एक अंजाम होता है। बस वो ज़ात ऐसी मुनसफ है जो नीयतों को देखती है और दिल का हाल भी उसी को मालूम होता है जो किसी को मालूम नहीं होता। मेरा रिश्ता यूसुफ के लिए मांग लिया गया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और दुनिया की बातों की परवाह न की, क्योंकि ये दाना बुजुर्ग इस कम तरफ खाला के ओछे वार को समझ गए थे। इस तरह मेरी तकदीर में यूसुफ की शरीके हयात होना लिखा था, और तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है।